हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर 2 साइंस इस मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर पढ़ेंगे। हम कैसे जान सकते हैं कि बाज़ार से ख़रीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल पानी या जूस सब शुद्ध है, प्योर है। क्या आपने कभी इन खानों वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया है? एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का मतलब क्या होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट ना हो, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं कई पदार्थों के मिश्रण से हैं, अतः शुद्ध नहीं है, जैसे कि दूध, पानी, वसा, प्रोटीन और इन सभी का मिश्रण। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका मतलब होता है कि इस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं, जैसे कि समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी, इन सभी का मिश्रण है। व्हाट इज़ अ मिक्सचर? मिश्रण, जिसे पदार्थ कहा जाता है, एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। किसी पदार्थ को कई प्रकार के तत्वों में भौतिक तत्वों के भौतिक प्रक्रम द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। हम जानते हैं कि पानी में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से अलग किया जा सकता है। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक पदार्थ है और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है क्योंकि ये एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है और इसका यौगिक समान रहता है। पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं है। किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाली किसी एक पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण एक समान होंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ होते हैं। टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। अवयवों की प्रकृति के अनुसार कई प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस तरह मिश्रण के कई प्रकार होते हैं। एक्टिविटी फर्स्ट, क्लास को ABCD ग्रुप में डिवाइड कीजिए। ग्रुप ए जिसमें एक बीकर जिसमें 50 ml पानी और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट का मिक्सचर दे दीजिए। ग्रुप बी को एक बीकर में 50 ml पानी और 2 चम्मच कॉपर सल्फेट जोड़ दीजिए। कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट या साधारण नमक ग्रुप सी और डी को दीजिए। दोनों को अवयवों को अलग अलग मात्रा में दीजिए। अब अलग अलग समूह के उन अवयवों को मिलाकर एक मिश्रण तैयार कीजिए। उनके कलर और बनावट के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करें। ग्रुप ए और बी को एक मिश्रण प्राप्त होता है जिसकी बनावट समान होती है। इस तरह के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण और विलयन कहते हैं। इस तरह के मिश्रणों के कुछ और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे पानी में नमक और पानी में चीनी। दोनों ग्रुप से प्राप्त जो घोल के रंगों की तुलना कीजिए। यद्यपि दोनों समूह के पास कॉपर सल्फेट का घोल है और उस घोल के रंगों की तीव्रता अलग अलग है, ये दिखाता है कि समांगी मिश्रण अलग अलग संगठन रख सकते हैं। ग्रुप सी और डी ने जो मिश्रण प्राप्त किया उनके अंश भौतिक दृष्टि से पृथक हैं। इस तरह के मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, नमक और सल्फर और पानी और तेल विषमांगी मिश्रण के ही एग्जाम्पल्स हैं। एक्टिविटी सेकेंड, आइए फिर से क्लास को 4 ग्रुप्स में डिवाइड करें। सभी ग्रुप को एक एक सैंपल दे दीजिए, जैसे कि ग्रुप ए को कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल, ग्रुप बी को 1 चम्मच कॉपर सल्फेट, ग्रुप सी को चौक का चूर या गेहूं का आटा दे दीजिए और ग्रुप डी को दूध या स्याही की कुछ बूंदें। स्टूडेंट्स को कांच की छड़ की सहायता से नमूने को पानी में मिलाने को कहिए। क्या कण जल में दिखाई देते हैं? अब टॉर्च से प्रकाश की किरण को बीकर पर डालिए और इसके सामने से देखिए। क्या प्रकाश की किरण का मार्ग दिखाई देता है? अब मिश्रण को कुछ समय तक शांत छोड़ दीजिए। इस बीच मिश्रण छानने वाले उपकरण को तैयार कर लीजिए। क्या मिश्रण स्थिर है या कुछ समय के बाद कण नीचे बैठना शुरू करते हैं? मिश्रण को छान लें। क्या जो
जिसमें छाने हैं उस पर कुछ शेष बचा है। क्लास में परिणामों पर डिस्कस कीजिए। इस क्रिया पर एक मत बनाने की कोशिश कीजिए। ग्रुप ए बी का विलयन पाते हैं, एक विलयन पाते हैं। ग्रुप सी एक निलंबन पाता है। ग्रुप डी एक क्लोराइड विलयन पाता है। अब हम विलयनों, निलंबनों और कोलाइड विलयनों के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज सॉल्यूशन? विलयन क्या है? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। आप हर दिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे। नींबू पानी, सोडा जल और कई विलयन के एग्जाम्पल्स हैं। हमेशा हम एक ही विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हों, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन और गैसीय विलयन भी तो होते हैं। एक विलयन के कणों में समांगिकता होती है, जैसे कि नींबू पानी का स्वाद हमेशा समान रहता है। ये दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित होते हैं। वॉन्ट टू नो, इसे भी जानना चाहिए। एलॉयज यानी मिश्र धातुएं क्या हैं? ये धातुएं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में अलग नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और अलग अलग संगठन रखते हैं, जैसे कि पीतल, जिंक लगभग 30% और कॉपर लगभग 70% का मिश्रण है। किसी भी सॉल्यूशन को दो भागों में, विलायक और विलय, सॉल्वेंट और सॉल्यूट में बांटा जाता है। विलयन का वो घटक जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, उसे विलायक कहते हैं। विलयन का वो घटक हमेशा कम मात्रा में होता है जो कि विलायक में घुला होता है, उसे विलय यानी सॉल्यूट कहते हैं। एग्जाम्पल्स यहाँ दिए गए हैं। चीनी और पानी का विलयन एक तरल घोल में एक ठोस का एग्जाम्पल है। इसमें चीनी विलय है और जल विलायक है। सेकेंड, आयोडीन और अल्कोहल का विलयन, जिसे टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। इसमें आयोडीन विलय है और अल्कोहल विलायक है। वात युक्त पेय जैसे सोडा, जल, कोक, ये सब तरल विलयन में गैस के रूप में हैं। वायु गैस में गैस का विलयन है। मुख्यतः दो घटकों ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78% का मिक्सचर है। नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहा जाता है। वायु में दूसरी गैसें बहुत कम मात्रा में होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन, विलयन यानी सॉल्यूशन एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कण व्यास में 1 nm 10-9 मीटर से भी छोटे होते हैं, इसीलिए वो आँख से नहीं देखे जा सकते हैं। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश के किरण को फैलाते नहीं हैं, इसीलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन में पृथक नहीं किया जा सकता है। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते, यानी कि वो स्थायी है, स्टेबल है। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, एक्टिविटी सेकंड में हमने देखा कि ग्रुप ए और ग्रुप बी के पास एक ही पदार्थ के कई आभाओं के कलर्स के विलयन हैं। हम लोग जानते हैं कि विलयन में अलग अलग मात्रा में विलायक और विलय पदार्थ होते हैं। विलयन में मौजूद विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र और संतृप्त घोल कहा जा सकता है। तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द है। एक्टिविटी सेकंड में ग्रुप ए द्वारा प्राप्त विलयन ग्रुप बी की तुलना में तनु है। एक्टिविटी थर्ड, दो अलग अलग बीकरों में 50 ml पानी लीजिए। एक बीकर में नमक और दूसरे में चीनी या बेरियम क्लोराइड मिलाकर अच्छी तरह मिला लें। जब विलय पदार्थ और अधिक ना घुले तब 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए बीकर को गर्म करिए। विलय पदार्थ को फिर से मिलाना शुरू कीजिए। क्या किसी दिए गए ताप पर चीनी, नमक या बेरियम क्लोराइड की पानी में घोली गई मात्राएं बराबर हैं? किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलय पदार्थ घुल सकता है जितना कि विलयन की क्षमता होती है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो दिए गए निश्चित तापमान पर अगर विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं।
विलय पदार्थ की वो मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। अगर एक विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो उसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। अगर विलयन में विलय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। अगर आप किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन लें तो उसे धीरे धीरे ठंडा करिए तो क्या होगा। ये सारे एक्टिविटीज़ हम कह सकते हैं कि दिए हुए एक निश्चित तापमान पर अलग अलग पदार्थों की विलयन क्षमता अलग होती है। विलायक की मात्रा द्रव्यमान और आयतन, द्रव्यमान या आयतन में घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा को या फिर विलय पदार्थ की मात्रा जो विलयन की किसी दी गई मात्रा या आयतन में उपस्थित हो उसे विलयन की सांद्रता यानी कि मास ऑफ वॉल्यूम सॉल्यूशन कहते हैं। विलयन की सांद्रता का फॉर्मूला विलय की मात्रा अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। ये द्रव्यमान विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत हैं परसेंटेज निकालने के। वही सेकेंड है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। एग्जाम्पल फर्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है, इसे कर सकते हैं किस तरह से निकाला गया है। यहाँ मास परसेंटेज, व्हाट इज अ सस्पेंशन। एक्टिविटी सेकेंड में ग्रुप सी के द्वारा पाया गया विस्मांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है उसे सस्पेंशन यानी कि निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय पदार्थ कण घुलते नहीं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आँखों से देखे जा सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अ सस्पेंशन, ये एक विषमांगी मिश्रण है, ये कण आँखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं यानी निलंबन अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से अलग किया जा सकता है। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है और विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है। व्हाट इज अ कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन एक्टिविटी सेकेंड में ग्रुप डी के द्वारा प्राप्त मिश्रण को कोलाइड या कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण ये मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में विलयन विषमांगी मिश्रण है जैसे कि दूध। कोलाइडल कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आँख से नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देता है जैसा कि हमने एक्टिविटी सेकेंड में देखा है। प्रकाश की किरण का फैलाना टिंडल प्रभाव यानी कि टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। एक कमरे में छोटे से होल के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब वहाँ पर हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। ये कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होती है। जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है वहाँ हम टिंडल इफेक्ट को देख सकते हैं। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कि कोलाइड कणों के समान व्यवहार करते हैं। आप देख सकते हैं टिंडल इफेक्ट कुछ इस तरह पिक्चर में दिखाया गया इसी तरह दिखता है। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड, ये एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि वो अलग रूप में आँखों से नहीं देखे जा सकते हैं। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं और इसके मार्गों को दृश्य बनाते हैं। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठ जाते हैं यानी ये स्थायी होते हैं। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से अलग नहीं किए जा सकते, लेकिन एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण तकनीक द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। कोलाइडल विलयन
प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। विलय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षिप्त कण जो कि कोलाइडल रूप में रहता है उसे डिस्पर्स्ड फेस कहते हैं, और ये घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहता है उसे डिस्पर्सिंग मीडियम कहते हैं। कोलाइडल को परिक्षेपण माध्यम ठोस, द्रव्य या गैस की अवस्था और परिचित अवस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। यहाँ देख सकते हैं आप टेबल में कॉमन एग्जांपल्स दिए गए हैं कोलाइड के। डिस्पर्ड फेज, डिस्पर्सिंग मीडियम, फिट टाइप एग्जांपल आप इससे पढ़ सकते हैं। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस हम पढ़ चुके हैं कि शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में अंतर को समझने के लिए आइए सबसे पहले भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बीच का अंतर जानना जरूरी है। हमने प्रीवियस चैप्टर में पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ा था। ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन और वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि उनका कलर, फिर वो कितने कठोर हैं, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रवनांक और क्वथनांक, ये सब भौतिक गुण कहा जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण और भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थों के संगठन में बिना परिवर्तन किए होता है और उनकी रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। यद्यपि बर्फ, पानी और वाष्प अलग अलग दिखाई देते हैं और ये अलग अलग भौतिक गुणों को दर्शाते हैं, लेकिन ये रासायनिक रूप से एक समान होते हैं। पानी, खाना पकाने वाला तेल दोनों द्रव हैं, लेकिन इनके रासायनिक गुणधर्म अलग हैं। इनकी गंध और ज्वलनशीलता में अंतर है। हम जानते हैं कि तेल हवा में जलता है जबकि पानी आग को बुझाता है। तेल का ये रासायनिक गुण पानी से इसे अलग करता है। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है और हम नया पदार्थ पाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। केमिकल रिएक्शन मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। क्या आप इनकी पहचान कर सकते हैं? What are the types of pure substances? पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्वों या यौगिकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एलिमेंट्स रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सबसे पहला तत्व शब्द का प्रयोग किया। फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंट लावाइजिए सन 1743 से सन 1794 ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वो मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा कई सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तत्वों को साधारणतः धातु, अधातु और उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। धातु में हमेशा दिए हुए निम्न गुणधर्मों में से ये सभी को या कुछ को प्रदर्शित करती है, जैसे कि वो चमकीली होती है, ये चांदी जैसी सफ़ेद या सोने की तरह पीले रंग की होती है, ये ताप या विद्युत की सुचालक होती है, ये इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है, आघातवर्ध होती है, इनको पीट कर महीन चादरों में ढाला जा सकता है, प्रतिध्वनिपूर्ण होती है, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम, ये सब ही एग्जाम्पल हैं धातु के। पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव है। अधातु में जो कि ये कई रंगों की होती है, ये ताप और विद्युत की कुचालक होती है, ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्ध्य नहीं होती। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल, कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सब अधातुओं के ही एग्जाम्पल्स हैं। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं जिन्हें मेटालॉइड कहा जाता है, जैसे कि बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब की। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है।
इनमें से 92 तत्व प्राकृतिक हैं जबकि शेष मानव निर्मित हैं। अधिकतर तत्व ठोस हैं। 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैसें हैं। 2 तत्व पारा और ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव्य हैं। गैलियम और सीजियम तत्व कमरे के तापमान 303 के से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था ले लेते हैं। कंपाउंड्स यानी कि यौगिक। एक यौगिक वो पदार्थ है जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है। जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम क्या पाते हैं। एक्टिविटी 4 क्लास को दो ग्रुप में डिवाइड करिए। दोनों ग्रुप को 50 ग्राम लोहे का चूर्ण और 3 ग्राम सल्फर एक चीनी मिट्टी की प्याली में दीजिए। ग्रुप फर्स्ट में लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीस कर मिलाइए। ग्रुप सेकंड को लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीस कर मिलाइए। मिश्रण को तेज ताप पर लाल होने तक गर्म करिए। अब ज्वाला को हटा दीजिए और मिश्रण को ठंडा होने दीजिए। ग्रुप फर्स्ट और सेकंड प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण की जांच करिए। सामग्री के पास एक चुंबक को लाइए। जांच करिए कि क्या सामग्री चुंबक की ओर आकर्षित होती है। दोनों समूहों द्वारा प्राप्त सामग्री के रंग और बनावट की तुलना कीजिए। प्राप्त सामग्री के एक भाग में कार्बन डाइसल्फाइड मिलाइए और इसे अच्छी तरह से मिलाकर छान लीजिए। जो पदार्थ प्राप्त होता है उसके दूसरे भाग में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाइए। इस एक्टिविटी के लिए टीचर्स का निर्देशन जरूरी है। इस एक्टिविटी को लोहा और सल्फर तत्वों के साथ अलग अलग दोहराइए और इसे नोट करिए। नाउ आंसर देते हैं। क्या दोनों समूहों द्वारा प्राप्त सामग्री दिखने में समान है। किस समूहों द्वारा प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण विद्यमान है। क्या प्राप्त सामग्री के घटकों को हम अलग करने में सक्षम हैं। क्या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सामग्री पर डालने से दोनों समूहों को गैस प्राप्त होती है। क्या दोनों स्थितियों में प्राप्त गैस की गंध समान है या अलग अलग है। ग्रुप फर्स्ट द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन है। ये रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील है। इसकी ज्वलनशीलता की जांच क्लास में ना करें। ग्रुप सेकंड द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन सल्फाइड है। ये रंगहीन गैस है और इसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी है। आपने पाया कि दोनों समूहों द्वारा प्राप्त पदार्थ कई गुणों को दर्शाते हैं। शुरुआत में दिए गए पदार्थ एक समान थे। ग्रुप फर्स्ट की क्रिया के फलस्वरूप भौतिक परिवर्तन हुआ, जबकि ग्रुप सेकंड की क्रिया के फलस्वरूप पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन हुआ। ग्रुप फर्स्ट द्वारा प्राप्त सामग्री 2 पदार्थों का मिश्रण है और दिए गए पदार्थ लोहा और सल्फर है। मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। मिक्सचर तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं लेकिन किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। सेकेंड, कंपाउंड्स। एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स, यानी कि तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। मिक्सचर्स, मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। कंपाउंड्स, नए पदार्थ का संगठन हमेशा स्थायी होता है। मिक्सचर उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। कंपाउंड्स नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से अलग होते हैं। मिक्सचर्स घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से अलग किया जा सकता है और कंपाउंड्स घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही अलग किया जा सकता है। मिश्रण का गुण उन दोनों मिले हुए तत्वों के गुण के समान है। ग्रुप सेकंड द्वारा प्राप्त सामग्री यौगिक है। दोनों तत्वों की तीव्रता से गर्म करने पर हमने यौगिक पाया जिसका गुण मिले हुए तत्वों से पूरी तरह अलग है। यौगिक का संगठन पूरे पदार्थ में समान है। हम ये भी देख सकते हैं कि यौगिक की बनावट और रंग भी सभी स्थानों पर समान है। इस प्रकार हम संक्षेप में पदार्थ की भौतिक और रासायनिक प्रकृति को कई आरेख द्वारा व्यवस्थित कर सकते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। तो अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। यहाँ पर डायग्राम में मैटर, प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर्स का ग्राफ दिया गया है। आप देख सकते हैं जैसे कि मैटर में क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस।
फिर उसके भी 2 टाइप्स होते हैं, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स। ये जो मिक्सचर्स होता है ये नो फिक्स्ड कंपोजिशन भी होता है। फिर प्योर सब्सटेंसेस में 2 टाइप्स होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, जिसके बारे में अभी हम कंपाउंड्स के बारे में पढ़े, एलिमेंट्स यानी कि तत्व। फिर मिक्सचर्स में 2 पार्ट्स होते हैं, समांगी और विषमांगी।